हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गुड इवनिंग। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जेएससी के नए पैटर्न के अनुसार 8th बोर्ड, 9th बोर्ड, 10th बोर्ड, 11th और 12th विथ आर्ट्स की तैयारी करवाते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आप सभी अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़कर लाइक करके, सब्सक्राइब करके और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी आज से ही कर सकते हैं। हम आज की क्लास में 10th क्लास का एक चैप्टर जो साइंस केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की शुरुआत करने वाले हैं। तत्वों की आवर्त वर्गीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 10th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अर्थ होता है, आज से पुराने जमाने में जब वैदिक पीरियड था, हमारे शास्त्रों में यह माना गया है कि तत्व मूल रूप से 5 तरह के होते हैं। शास्त्र में यह बताया गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना शरीरा। मतलब 5 तत्व। क्षिति का अर्थ क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। क्षिति का अर्थ पृथ्वी, जल का अर्थ पानी, पावक का अर्थ अग्नि और गगन का अर्थ आकाश तथा समीरा का अर्थ हवा होता है। लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिक युग आया और वैज्ञानिकों के अनुसार जब तत्व का खोज किया गया, तब तत्व आज तक वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 118 तत्वों की खोज की है। अब इन्हीं तत्वों के बारे में हम 10th क्लास के बुक के अनुसार अब तैयारी करते हैं, आपको बताने की शुरुआत करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अर्थ होता है कि वैज्ञानिकों ने जितने भी तत्वों को खोजा है, उस तत्व का वर्गीकरण कैसे किया, उस तत्व को वैज्ञानिकों ने किस आधार पर सजाया है। जिस प्रकार से हम एक दुकान जाते हैं, तो दुकान जाने के बाद हमें दुकान में हर एक प्रकार का सामान अलग अलग जगहों पर सजा के रखा हुआ दिखाई देता है। बस उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने तत्व को खोजा और तत्व को खोज के उसे किस प्रकार से सजाया है, वही चीजों को आज हम तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया, जिसमें डबलिनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मोसले, ये सभी ने तत्वों का वर्गीकरण करने के साथ साथ तत्वों को सही आधार पर सजाया भी है। ठीक है, नोट करते जाओ। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़े हैं और तत्व के बारे में आज भी हम लोग
जानकारी डिटेल से तत्वों के वर्गीकरण नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश में नाम पीरियोडिक टेबल भी है और पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम अच्छे से अच्छे तरह से तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को अपने माध्यम से ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसे नोट कर सकता है। अब इसे मिटा देते हैं। इसके आगे हम लोग थोड़ा तत्वों के वर्गीकरण के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहा है वो 10th क्लास का अगर बुक उपलब्ध हो तो चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को खोलकर सामने रखें और हमारे साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज तक हमें 114 तत्वों की जानकारी है। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था। इन सभी तत्वों की संभवतः भिन्न भिन्न विशेषताएं थी। तो कक्षा हम लोग पिछली कक्षाओं में भी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और तत्व मिश्रण और यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तत्व क्या होता है? तत्व के बाद आता है मिश्रण, उसके बाद होता है यौगिक। तत्व हमेशा अकेला होता है। मिश्रण दो तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व हमेशा अकेला होता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी तत्व हैं जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में लगभग हमने 30 से अधिक तत्व और उसके प्रतीक के बारे में समझाया था, जिसमें नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, ऑक्सीजन को O से सूचित किया जाता है, कैल्शियम को C से सूचित किया जाता है, सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से लगभग 30 तत्वों के बारे में और प्रतीकों के बारे में हमने बताया था। मिश्रण जो होता है वह दो तत्वों से मिलकर बना होता है
और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। मिश्रण में हम दो तत्वों को मिलाते हैं, लेकिन यौगिक में हम दो या दो से अधिक तत्व मिलाते हैं, तब हमारा जाकर यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन ये सब हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है, ये सब के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े। हमें तत्व के बारे में अब जानकारी प्राप्त करना है कि ये तत्व क्या है और पृथ्वी पर ये तत्व का खोज किसने किया और तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। तो इन तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस अध्याय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है सन 1800 ईस्वी तक हमारे वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 30 तत्वों की खोज की थी, लेकिन अभी तक सन 2022 तक कुल मिलाकर तत्वों का खोज 118 तत्वों का खोज हो चुका है। इस बुक में हमें 114 तत्वों की जानकारी मिलती है, लेकिन आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और उन तत्वों को वैज्ञानिकों ने अपने आधार से, कोई परमाणु संख्या के आधार पर, कोई द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाने का कोशिश किया है और उसे सजाकर हम लोग को पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो शुरुआत में जब तत्व के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों को हुआ, तो उस समय कुल मिलाकर कुछ ही तत्व खोजे गए थे। जैसे पृथ्वी पर विद्यमान जो तत्व था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब तत्व पृथ्वी पर था। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हीलियम, ये सभी तत्व पृथ्वी पर उपस्थित था। और वैज्ञानिक जब धीरे धीरे तत्वों की खोज करना शुरू किया, तो वैज्ञानिक को भी ये पता नहीं था कि इतने सारे तत्व पृथ्वी पर उपस्थित होंगे, जिनमें से वैज्ञानिक कुल मिलाकर आज तक 118 तत्वों की खोज कर चुका है। आज हम लोग इस 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने ये तत्वों का खोजना प्रारंभ किया, तो सबसे बड़ी चिंता वैज्ञानिकों को यह थी कि इन तत्वों को किस आधार पर सजाया जाए। सजाने का अर्थ था कि तत्व जो हम खोज रहे हैं, उस तत्व को किस आधार पर रखें कि उसे आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, वह बच्चे इन तत्वों के बारे में आसानी से समझ लें, पढ़ ले। इन सभी तत्वों को वैज्ञानिक अपने अपने रूप से सजाने का प्रयत्न किया। हम लोग दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद अगर एक दुकानदार के दुकान में जितने भी सामान होते हैं, वह सामान को अगर एक साथ एक जगह मिलाकर रख दे, तो वह दुकानदार तो हम जो सामान मांगेंगे वह सामान वो दे नहीं सकता, क्योंकि वह दुकानदार सामान को व्यवस्थित नहीं किया। लेकिन वही दुकानदार अगर हर एक सामान को एक एक जगह व्यवस्थित कर देगा, साबुन को एक जगह, ठीक है, साबुन में ही कैटेगरी आता है
कपड़ा साफ करने वाले साबुन को एक जगह, स्नान करने वाले साबुन को एक जगह, बिस्किट को एक जगह। भाइयों को कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, तो इस प्रकार से दुकानदार अपने दुकान में हर एक सामान को व्यवस्थित करता है। हम देखते हैं दुकान में स्नान करने का साबुन एक जगह, और तो कपड़ा साफ करने का साबुन एक जगह, नमकीन बिस्किट एक जगह, मीठा बिस्किट एक जगह। इस प्रकार से चावल तो जो 30 रुपये किलो चावल है उसको एक जगह, 20 रुपये किलो चावल है उसको एक जगह, इस तरह से सजा कर रखता है। वैज्ञानिक भी इसी प्रकार से तत्वों का खोज जब किया, तो तत्वों का खोज करने के बाद उन्हें सबसे बड़ा दिक्कत यह लगा था, ये तत्व का तो खोज कर दिए, लेकिन आने वाले जो बच्चे होंगे वह बच्चे इस तत्व के बारे में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने तत्वों को इस प्रकार सजाया कि आने वाले बच्चे उस तत्व को पढ़कर आसानी से समझ ले और उसे ही प्रयत्न करता रहा, जो 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और अब तक उन्होंने तत्वों को अच्छी तरह से सजा दिया, और ऐसे सजा दिया है जिससे आज हम लोग पढ़ के और आसानी से तत्वों को समझ लेते हैं, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को ही हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी। और यही पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आज हम लोग हर एक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले यह व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। हाँ, तो जिस प्रकार से तत्व खोजा जा रहा था, वह तत्व हर एक तत्व व्यवस्थित था। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सभी जो तत्व थे, ऑक्सीजन हमारा प्राणवायु है, कार्बन जलने के बाद उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन पेड़ की जड़ में पाया जाता है, सोडियम एक बहुत अभिक्रियाशील तत्व है, पोटेशियम ये भी बहुत अभिक्रियाशील तत्व है, जिसको खुले छोड़ देने पर, सोडियम को खुले छोड़ देने पर पानी के संपर्क में आने पर जलना प्रारंभ कर देता है। इतना अभिक्रियाशील तत्व था। तो इन सभी तत्वों को वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार से इस प्रकार से सजाया, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये खोजा गया था तो यह व्यवस्थित था, उसी को व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके उन्होंने हमें बताया, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा, उसी को हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से सजाया गया है और इसे सजाने में वैज्ञानिकों को कितना प्रयास करना पड़ा, किन किन वैज्ञानिकों ने सजाया, वो सब के बारे में अब चर्चा हम लोग करते हैं। हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एक प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने का साबुन को कपड़ा धोने के साबुन के अलग से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने अभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि व्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया गया। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि दुकान अगर हम लोग जाते हैं तो दुकान जाने के बाद हम यह देखते हैं कि दुकान में हर एक प्रकार का सामान है।
वो दुकानदार अगर एक ही जगह सब सामान को रख देगा तो कस्टमर को जो मांगेगा वो सामान उसे देने में बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए दुकानदार हर एक सामान को, अगर बिस्किट है तो बिस्किट को एक जगह रखता है, साबुन हो तो साबुन को एक कॉलम में रखता है, कॉपी हो तो कॉपी को एक कॉलम में रखता है। यानी इस प्रकार से कलम एक जगह रखता है। साबुन में भी कपड़ा साफ करने का साबुन को एक जगह और स्नान करने का साबुन एक जगह रखता है, जिससे दुकानदार को जो कस्टमर आता है उस कस्टमर को सामान देने में कोई दिक्कतें नहीं होती। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने जब तत्व को खोजा तो बहुत सारे तत्व के अपना अपना अलग अलग गुणधर्म था। अभी बताएं, ऑक्सीजन जो हमारा प्राणवायु है, ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं वह एक तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने के बाद धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का तो चर्चा ही मत कर, कार्बन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसका 1 घंटा तक चर्चा चलते रहेगा। सबसे पहले वैज्ञानिक ने जब कार्बन का खोज किया ना तो कार्बन एक ऐसा तत्व था जिसका वैल्यू ही नहीं था। वैज्ञानिक लोग वैल्यू ही नहीं दे रहा था कार्बन को। लेकिन कार्बन के बारे में जब वैज्ञानिकों ने इस कार्बन के बारे में जब वैज्ञानिकों ने चर्चा किया तो कार्बन एक ऐसा तत्व मिला जो पृथ्वी पर के हर एक वस्तुओं में उपलब्ध था। एट फर्स्ट में सब शुरुआत में जब कार्बन का खोज किया गया तो उस समय कार्बन का वैल्यू नहीं था कि जलने के बाद धुआं निकलता कार्बन है। लेकिन जब यही तत्व का गहराई से परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर के हर एक पदार्थों में उपलब्ध है। कार्बन के बगैर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां कार्बन नहीं है। कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट्स का नाम दिया गया, सार्वभौमिक तत्व का नाम कार्बन को दिया गया। और इसी प्रकार से जितने भी तत्व खोजे जा रहे थे सभी तत्वों का गुणधर्म अलग अलग था। अब गुणधर्म के आधार पर तत्वों को, तत्व जो अव्यवस्थित थे उसको व्यवस्थित करने का काम वैज्ञानिक प्रारंभ करते हैं। इसी को हम लोग तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहले तत्व का जो खोज किया गया, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, ये सब जो तत्वों का खोज किया गया, इन सभी तत्वों का अलग अलग गुणधर्म था। उन अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व को जो व्यवस्थित था उसको व्यवस्थित करने का जो काम किया गया, इसी का नाम पड़ा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से तत्वों को सजाया था। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा इसमें। तो तत्वों को जो व्यवस्थित तत्व थे उस तत्व को व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो कदम बढ़ाया उसी का नाम पड़ा तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले तत्वों को सजाने वाले जो व्यक्ति थे वो डाबेरायनर थे। राइट, नोट करते जाना तुम लोग, ध्यान से सुनना, 10th क्लास। 2 कॉपी कहने लाया तुमने, ठीक है, कि कोई लिखेगा तो होगा। देखो, सबसे पहले डाबेरायनर नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया और वर्गीकृत किया। और
डाबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने का जो तरीका अपनाया, इस तरीका का नाम था ट्रिक। ट्रिड्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ट्राइड्स। सबसे पहले वैज्ञानिक डाबेराइनर थे। डाबेराइनर के ट्रिक। ध्यान देना, सन 1817 ईस्वी में जर्मन के रसायन विज्ञान वुल्फगांग डाबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्हें तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डाबेराइनर ने बताया कि ये तीनों तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक डाबेराइनर थे, जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास जो किया, इनके प्रयास को डाबेराइनर ट्रिक के नाम से जाना जाता है। और डाबेराइनर ट्रिक क्या था, सबसे पहले हम समझते हैं। जो डाबेराइनर थे वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1817 ईस्वी में जर्मन में हुआ। डाबेराइनर का जन्म 1817 ईस्वी में जर्मन में हुआ था और उन्होंने तत्वों को ट्रिक के अनुसार समझाने का प्रयास किया। अब ये ट्रिक क्या था, डाबेराइनर का ट्रिक क्या था? तो डाबेराइनर के समय खोजे गए जितने भी तत्व थे, उन तत्वों में से उन्होंने तीन तत्वों को लिया और तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। उनका कहने का अर्थ यह था, जो तीन तत्व लिया जा रहा है, ये तीन तत्व को अगर हम लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन तत्व को लेते हैं, इसको लिथियम, इसको सोडियम, इसको पोटेशियम, ये तीन तत्व को लेते हैं। तो तीन तत्वों में दोनों साइड वाले परमाणु, दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर अगर हम औसत निकालते हैं, तो औसत निकालने के बाद ये बीच वाले के बराबर होगा। अब एक चीज हम यहां समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान क्या है? और एक परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का अर्थ होता है, एक तरह से हम लोग परमाणु द्रव्यमान को एक भार कहते हैं और परमाणु संख्या का अर्थ होता है परमाणु की कितनी संख्या है। तो परमाणु के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा करे हैं। परमाणु पदार्थों का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे हम लोग आसानी से देख नहीं सकते। परमाणु पदार्थों का वह अविभाज्य कण होता है, जिसको और टुकड़ा करने से टुकड़ा नहीं हो सकता। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। अब परमाणु के द्रव्यमान अर्थात परमाणु का भार और परमाणु की संख्या का अर्थ हो गया परमाणु कितने संख्या में। तो सबसे पहले जो डाबेराइनर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने का प्रयास किया, उन्होंने
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया। तत्वों को सजाने का प्रयास परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ क्या हुआ? परमाणु के भार को लिया। यानी डाबेराइनर का त्रिक का अर्थ हो गया 3 तत्वों को लिया, और 3 तत्वों को लेकर उन्होंने साइड वाले दोनों तत्व का औसत निकाला। औसत का अर्थ होता है ई साइड वाला परमाणु जो है लिथियम और यंत्र वाला जो है पोटेशियम, इन दोनों का परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया। 2 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि यहां पर 2 तत्व हैं। परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा और जोड़ के 2 से भाग दिया, तब इसके द्रव्यमान के लगभग आया, यानी इसके बीच वाले के बराबर आता है। तो इन्होंने देखा कि साइड वाले जो तत्व हैं, दोनों साइड वाले तत्व का औसत निकालते हैं तो ये बीच वाले परमाणु भार के, परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। इसी का नाम पड़ा क्या? त्रिक। अब इसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। समझना, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को ट्राइड्स कहते हैं, डायबेराइनर ट्राइड्स। डायबेराइनर का त्रिक बिंदु। डायबेराइनर का जन्म, ध्यान देना, एक बार फिर से हम ओवरऑल कर देते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अर्थ होता है वैज्ञानिकों ने जो तत्व खोजा वह तत्व से व्यवस्थित था, उस अव्यवस्थित तत्व को व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया उसी का नाम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहा गया। सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण डायबेराइनर नाम के व्यक्ति ने किया, अर्थात डायबेराइनर नाम के वैज्ञानिक ने किया। डायबेराइनर का जन्म 1817 ईस्वी में जर्मन में हुआ था और डायबेराइनर ने जो तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया वो परमाणु द्रव्यमान के भार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है परमाणु भार। और इन्होंने जिस नियम के साथ, डायबेराइनर ने जिस नियम के साथ तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया, उस नियम का नाम था डायबेराइनर का त्रिक। त्रिक का अर्थ होता है 3 तत्वों को लेना। यहां भी 3 तत्वों को इन्होंने लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लेकर इन्होंने 3 तत्वों को लेकर और क्या किया? 3 तत्वों में से जो साइड वाले दोनों तत्व हैं, साइड वाला दोनों तत्व लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा और जोड़ के औसत निकालता, तो ये बीच वाले के बराबर आता है। इसी का नाम था त्रिक। जैसे लिथियम का परमाणु भार होता है 6.9, तो 6.9 प्लस पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 39 और 6 45.9 आया। 45.9 को अगर 2 से भागा देंगे तो लगभग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, लगभग 23 के बराबर आता है, जो सोडियम का परमाणु भार होता है। फिर से एक बार समझना, ऐसे नोट भी करते जाना, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबेराइनर का त्रिक, यहां से पूछता है क्वेश्चन। डायबेराइनर का त्रिक का अर्थ हुआ डायबेराइनर ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में उन्होंने 3 तत्वों को आपस में लिया। वो 3 था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो तत्व को सजाया
इन्होंने लिथियम का परमाणु द्रव्यमान यानी 3 तत्वों को लेकर जो दोनों साइड वाले तत्व थे उन दोनों तत्वों के परमाणु भार को जोड़ा और जोड़ के औसत निकाला। औसत जब निकालता है तो बीच वाले के द्रव्यमान आ जाता है। बीच वाले जो परमाणु है तत्व है इन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। इसी का नाम पड़ा डैवरानर का त्रिक। ठीक है, तो ये डैवरानर का त्रिक जो था सबसे पहले डैवरानर ने ही तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया और इनका डैवरानर का जो तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण करने का जो तरीका था इस तरीका का नाम डैवरानर त्रिक पड़ा। और डैवरानर त्रिक से ही वैज्ञानिकों में अब यह होड़ आ गया कि डैवरानर ने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन डैवरानर के समय ज्यादा तत्व खोजा नहीं गया था, कुछ ही तत्व खोजे गए थे और वो कुछ तत्वों में से ये फिट कर रहा था नियम, त्रिक नियम फिट कर रहा था। यानी एक तत्व तो यहां लिया, 3 तत्व लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और लिथियम सोडियम पोटेशियम को लेकर दोनों साइड वाले को जोड़कर और 2 से भागा देता है तो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर आ जाता है। लेकिन दूसरा तत्व जब नहीं उठाया, वहां से जब 3 तत्व उठाता है तो फिर नहीं आने लगता। तो इनका जो डैवरानर का त्रिक था वह ज्यादा तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। अब थोड़ा बुक से देखते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 और 39.0। लिथियम पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? सारणी 5.1 में 3 तत्व के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा समूह डैवरानर का त्रिक का है? आप देखेंगे बी तथा सी डैवरानर त्रिक है। डैवरानर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। 5.2 में इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने का यह पद्धति सफल नहीं रही। देखो डैवरानर का जो त्रिक था वह ज्यादा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? अब इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। ध्यान देना। तो डैवरानर का जो त्रिक था, डैवरानर के त्रिक में ज्यादा तत्वों को वो अपने त्रिक के अनुसार वर्गीकरण नहीं कर पाए थे। ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण क्यों नहीं कर पाए थे? उन्होंने कुछ ही तत्वों का वर्गीकरण कर पाया। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम को सजाया तो उनके त्रिक में बैठ गया। कैल्शियम एसआर और बेरिलियम इनको सजाया तो आसानी से बैठ गया। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को सजाया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को सजाया तो वह भी उसके त्रिक बिंदु में बैठ गया। लेकिन और जो तत्व आया उन तत्वों को जब इन्होंने त्रिक के अनुसार सजाया तो वो सब तत्व बैठ ही नहीं रहा। इसका अर्थ क्या था कि डैवरानर का त्रिक नियम जो था, डैवरानर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ
और बाकी जो तत्व खोजा जा रहा था उस तत्व पर लागू नहीं हो पाया, जिससे डायवरेनर का ट्रिक ज्यादा नहीं चला। आने वाले जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने डायवरेनर ट्रिक को असफल माना और उसके जगह पर दूसरे वैज्ञानिक आकर तत्वों को सजाने का प्रयास किया। तो आज हम लोग डायवरेनर ट्रिक के बारे में समझे। एक बार और हम ओवरऑल कर देते हैं, उसके बाद आज इतना ही तक हम लोग क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। फिर से एक बार हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का जितना बताए हैं उसका ओवरऑल करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्व का अर्थ होता है पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व थे। प्राचीन समय में 5 ही तत्वों को वैल्यू दिया गया था, चित्ती, जल, पावक, गगन, समीरा। चित्ती मतलब पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश और समीरा मतलब हवा। ये 5 तत्वों को पहले वैल्यू दिया जाता था शास्त्रों में, लेकिन जब वैज्ञानिक युग आया तो उन्होंने तत्वों की खोज करना प्रारंभ किया, तो तत्व पृथ्वी पर बहुत सारे मिलने लगे और इतना तत्व मिलने लगा कि उस तत्व को वर्गीकरण करने का जो प्रयास कर रहा था वैज्ञानिक वो सब असफल हो जा रहा था। आज तक कुल मिलाकर तत्वों का खोज 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है और उन 118 तत्वों का जो खोज किया गया, उन तत्वों को सही ढंग से सजाने का जो प्रयास किया, इसी का नाम पड़ा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने का सबसे पहला श्रेय डायवरेनर को जाता है। डायवरेनर नाम का एक व्यक्ति था जो जर्मन का वैज्ञानिक था, जिनका जन्म 1817 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने डायवरेनर ट्रिक के माध्यम से परमाणु तत्वों को सजाने का प्रयास किया। और डायवरेनर ट्रिक क्या था? ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठता था। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है परमाणु की भार और परमाणु संख्या का अर्थ होता है परमाणु का कितनी संख्या होती है। तो इन दोनों ही पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया और जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया वो असफल रहा। अंततः जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया उनका सफल रहा। तो डायवरेनर का ट्रिक क्या था, इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। डायवरेनर का ट्रिक था, डायवरेनर ने 3 तत्वों को एक साथ लिया। 3 तत्वों को एक साथ लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम जो पहला तत्व था और पोटेशियम जो अंतिम तत्व था। 3 तत्व में फर्स्ट वाले तत्व और लास्ट वाले तत्व का औसत निकाला। औसत का अर्थ होता है जितनी संख्या होती है और जितनी संख्या है उसको उतना से ही भाग दिया जाता है। जैसे यहां 2 तत्व है तो 2 को 2 से ही भाग दिया जाता है, तो उसको औसत कहा जाता है। लेकिन यह संख्या को भागा नहीं देना था। यहां पर लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 9th क्लास में हम बताए हैं, लगभग तो 18 से 20 तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या याद करवाएं। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या कम से कम 18 से 20 तत्वों का याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.0, सॉरी, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.0। जब इन दोनों परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा जाता है और जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है, तो जो बीच वाला ये सोडियम है इसके परमाणु भार के बराबर आता है। अरे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39.0 और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। जब हम लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के परमाणु भार को जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं तो सोडियम के बराबर आता है। तो डायवरेनर ने यह बताया कि ये ही इसी के अनुरूप अगर हम तत्वों का वर्गीकरण करते जाएं तो तत्व का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उस समय ज्ञात
कुछ तत्व को डायब्राइनर ने सजाया, लेकिन बाकी के तत्व को उन्होंने सजा नहीं पाया। इसलिए उनके द्वारा सजाया गया कुछ तत्व था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एसियार है, स्ट्रेंशियम होता है इसका, और बेरिलियम होता है। इन तीनों तत्वों को सजाया तो सज गया, कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन को सजाया तो सज गया, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को सजाया तो सज गया, लेकिन बाकी जो तत्व आगे आए उन तत्वों को इन्होंने सजा नहीं पाया। तो आगे आने वाले वैज्ञानिक डायब्राइनर के त्रिक बिंदु को गलत समझे और उन्होंने यह बताया कि डायब्राइनर ने जो त्रिक बिंदु दिया है यह सफल नहीं रहा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे तत्व खोए जा चुके हैं। इस त्रिक पर अगर सजाया जाएगा तो एक भी और नहीं सजेगा। इसलिए आगे और भी वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अंततः वो लोग सफल हुए। लेकिन आगे जो वैज्ञानिक ये तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है उनकी जानकारी हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में, अगले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक होती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।